Hello and welcome everyone. So today we're gonna start from where we had left in the last part. Now, the today's topic will be what did liberal nationalism stand for. ठीक है. अब यहाँ पे दो वर्ड है, लिबरल और नेशनलिज्म. लिबरल जो वर्ड है वो बेसिकली किससे आया आपका? तो वो आया है आपका लैटिन वर्ड लाइबर से. ओके. नाउ जो लैटिन वर्ड आपका लाइबर है, इसका मतलब क्या होता है? फ्री. ठीक है. नाउ व्हाट डज फ्रीडम मीन्स? फ्रीडम मीन्स कि जब आपके पास है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल क्या हो? फ्रीडम. ठीक है. लेकिन ये चीजें टाइम पीरियड में लोगों के पास में नहीं थी, जिसकी वजह से जो नई मिडिल क्लास थी, यानी जो एजुकेटेड सेक्शन था, या फिर जो आपका इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमिकली सफिशिएंट सस्टेन्ड सेक्शन था, उसने क्या करना शुरू किया? उसने अपनी फ्रीडम के लिए स्टैंड लेना शुरू किया. ठीक है. एंड इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ, और सभी के लिए क्या हो? कानून वगैरह समान हो, जिसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दी. नेक्स्ट, पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट. अब दूसरी चीज इन्होंने क्या की थी कि जो गवर्नमेंट बनेगी वो किसके किसके द्वारा बननी चाहिए? वो बननी चाहिए आपकी कंसेंट से. ठीक है. कंसेंट यानी कि लोगों की, आप लोगों से पहले सलाह लोगे, आप लोगों से पूछोगे कि भाई ये सरकार बनानी जा रही है, आप लोग खुश है नहीं है इससे, वो पूछना जरूरी होता है. ठीक है. सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म had stood for the end of autocracy and clerical privileges. ठीक है. और ये जो आपका क्या कहते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिबरलिज्म क्या था कि वहां पे ऑटोक्रेसी को खत्म किया गया. ऑटोक्रेसी यानी कि जो निरंकुश राजा थे उनको खत्म किया गया था. क्लैरिकल पावर्स यानी कि जो क्लर्जी के पास में पावर्स थे कि भाई वो लोगों की जमीनों को हड़प लिया करते थे, वो मन चाहे टैक्स लगाते थे. ठीक है. और लोगों को धर्म के नाम पे बहुत ज्यादा क्या करते थे? पागल बनाते थे. ये सब चीजें बंद करनी थी. अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट. ओके. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. ठीक है. So these were certain things which the liberals wanted. अब ये सब कैसे हासिल हो पाएगा? साथ ही साथ में लोगों को क्या चाहिए थी? इक्वालिटी बिफोर लॉ. ठीक है. नहीं, लोगों को ये चाहिए नहीं था. एक्चुअल में लोगों की डिमांड तो थी कि उन्हें क्या मिले? सफरेज मिले. सफरेज मतलब होता था राइट टू वोट. लेकिन ये वो टाइम पीरियड था, जैसे कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, कि लोगों के पास में इक्वल राइट टू वोट नहीं था. फ्रेंच रेवोल्यूशन का जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाता है 1791 के अंदर, उसमें भी ओनली द मेल मेंबर्स अबाउट 25 years of age who paid 3 day equivalent taxes were given suffrage. ओके. और उसके बाद में जब 1792 के अंदर जैकोबिन्स थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करते हैं, तो इवन एट दैट टाइम only the age was reduced and the mark of tax was reduced. ठीक है. लेकिन अभी भी सिर्फ मेल्स को ही मिला था. ठीक है. यहाँ पे यूनिवर्सल सफरेज नहीं था. विमेन्स को कोई भी वोटिंग राइट नहीं दिया गया था. You will recall this in the revolution in France, which marked the first political experiment in liberal democracy. The right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men. ठीक है. Only for a brief period under the Jacobins did all adult male members enjoy suffrage. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो पहले नेशनल असेंबली सरकार बनती है 1791 के अंदर, उसमें 25 साल रहता है, और जिनके पास में प्रॉपर्टी सिर्फ उन्हीं को मिलेगा. लेकिन जैकोबिन्स क्या करते हैं? 25 साल से को 21 साल कर देते हैं. इंडिया में भी क्या किया गया था? बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो हमारी एज है, वोटिंग एज है, उसको 18 कर दिया गया था. ठीक है. However, the Napoleonic Code went back to the limited suffrage and reduced women to the status of minor, subject to the authority of fathers and husbands. Now, women's क्या हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए हमेशा क्या की थी? लड़ाई लड़ी थी, बट उनको कभी भी आज़ादी नहीं मिली. इवन उन लोगों ने, जैसे जैकोबिन क्लब एक सीक्रेट सोसाइटी था, ऐसे बहुत सारी क्या बनाए थे? सीक्रेट सोसाइटीज भी बनाए, जिनमें सबसे फेमस कौन सा होता है? सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन. Still, the women in France got the voting right only in the year 1946 to the battle they started in 1791. ठीक है. विमेन को क्या माना जाता था? एज ए प्रॉपर्टी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, कि वो जैसे चाहे उनसे काम करवा सकते हैं. ठीक है. दे ऑलवेज डिमांडेड फॉर इक्वल राइट्स, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, बट दे नेवर गॉट दोज इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, और they never had the privilege, okay, to get equal political rights. Now, next, in the economic sphere, liberalism stood for the freedom of
markets and the abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capital. अब लिबरलिज्म इकोनॉमिक स्फीयर में क्या होता है? सो बेसिकली सपोज कीजिए कि आपसे ये अगर मान लो कोई स्टेट है और इसके मैं अलग अलग क्या करूँ, टुकड़े कर दूँ। टुकड़े करने के बाद में हर टुकड़े में अपने क्या होगा, राजा होता है। अब ये राजा क्या करता है, अपने मन पर मर्जी के अकॉर्डिंग क्या लगाएगा, टैक्स लगा रहा है यहाँ पे। अब जब इन सब में अलग अलग क्या लग जाता है, टैक्स लगेगा, तो अलग अलग जगह जो मान लो यहाँ का एक मर्चेंट है, इस पॉइंट का एक मर्चेंट है और वो यहाँ से कहाँ जाना चाहता है, वो यहाँ पे जाना चाहता है, तो उसको यहाँ इन दोनों जगह तीनों जगह क्या देना होगा, टैक्स देना होगा। ठीक है, और ये टैक्सेस किसने लगाए, लोगों ने अपने आप लगा लिए, जिससे कि सामान की आवाजाही में बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। बिकॉज सपोज इसका सामान 100 रुपए का है, अभी 100 रुपए का सामान यहाँ पे तीन चार जगह टैक्स लग रहा है, हर जगह का 10-10% भी लगता है। ठीक है, तो सीधा 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 उसको 40 रुपए का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। उसके बाद जब वो यहाँ पे बेचेगा तो कंपटीशन रहेगा। अब कंपटीशन में वो ये तो कर नहीं सकता कि वो 100 को 110 कर दे, वो बचे हुए 60 को ही 50 करना पड़ेगा, जिससे उसे टोटल टोटल 50 रुपए का लॉस होगा। ठीक है, सो इन लॉसेस की वजह से जो इकोनॉमिक क्लास थे या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास थे या फिर जो आपके गिल्ड्स वगैरह थे, ये बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। ठीक है, इसी वजह से एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास जो इमर्ज होता है, उसने भी क्या किया था कि भाई हमें क्या करना होगा, एक नेशन स्टेट बनाना होगा। अभी प्रॉब्लम कहाँ से आती है, सो बेसिकली नेपोलियन ने क्या किया था, नेपोलियन ने मोर देन हाफ ऑफ द यूरोप के ऊपर कब्जा कर लिया था। इसमें बहुत सारे Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities a federation of 39 states. ठीक है, each of these possessed its own currency and weights and measures. See, हमने ना यहाँ पे इमेज देखिए, अब ये इमेज ध्यान से देखो, ये तब की है जब नेपोलियन वाटरलू के वॉर को हार जाता है। तो ये जो बैग से निकल रहे हैं ना, ये वो एरियाज हैं जो वो हार चुका है। अब जो जो वो एरिया हारा था वो वापस लोगों को मिल चुका था जिनसे वो उसने वो छीना था। बट यहाँ पे जो 39 कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स होता है, जो कि कहाँ का होगा, जर्मनी का होता है, इसको क्या नहीं किया जाता है, इसको कोई नहीं छेड़ा जाता है, और इसको एज इट इज जैसा ये नेपोलियन टाइम पे था वैसा ही छोड़ दिया जाता है। अब इन 39 प्रिंसली स्टेट्स का या प्रिंसिपैलिटीज के अलग अलग कौन बन जाते हैं, प्रिंसेस बन जाते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे 39 से ज्यादा, 39 ही क्या होती है, यहाँ पे करेंसी होती है, और 39 तरीके से लोग वेट्स एंड मेजर्स किया करते थे, अपनी यूनिट्स उन्होंने सेलेक्ट कर ली, जिसकी वजह से जो ड्यूटीज वगैरह थी वो बहुत ही ज्यादा महसूस होती थी लोगों को। बिकॉज हर कोई अपने अकॉर्डिंग क्या लगाता था, टैक्स लगाता था, जिससे कि मर्चेंट्स को बहुत ज्यादा क्या होना शुरू हो गई, प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है, ठीक है, कि कैसे एक जो कपड़ा आपका वो फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर है, वही मेंस के अंदर कितना हो जाएगा, 55.1 सेंटीमीटर हो जाता है, और न्यूरेमबर्ग में कितना हो जाएगा, 65.6 सेंटीमीटर, और फ्रीबर्ग में कितना है, 53.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एन एले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल ब्रॉट इन फ्रैंकफर्ट। ठीक है, तो ये इन सब यहाँ पे अलग अलग क्या यूनिट्स हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा था, लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, कोई स्टैंडर्डाइज सिंगल यूनिट नहीं थी। ठीक है, नाउ सच कंडीशन, ऐसी कंडीशंस होने की वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक जो आपका एक्सचेंज और ग्रोथ ऑफ न्यू कमर्शियल क्लास था ना, वो बहुत ही ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे थे, उनकी ग्रोथ में वो अड़चन आ रही थी, ऑब्स्टेकल बन रहा था। तो उन्होंने क्या किया, इन द ईयर 1834 इन्होंने अपना खुद का एक कस्टम यूनियन बनाया। ठीक है, दिस कस्टम यूनियन केम टू बी नोन एज जॉल वैली। ठीक है, और ये इनिशिएट किसने किया था, प्रूशिया ने इनिशिएट किया था, और इन्होंने इसमें ज्यादातर जर्मन स्टेट्स इंक्लूडेड थे। और इस यूनियन ने क्या किया, इन्होंने अबॉलिश द टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, टैरिफ्स को हटाया, रेड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। ठीक है, यहाँ इन्होंने जो करेंसी थी, अब 39 स्टेट्स हैं, 39 के अलग अलग क्या होंगी, करेंसीज होंगी, उन करेंसी को क्या कम किया। अब करेंसी कम करने से क्या होता है, सपोज कीजिए एक हमारी इंडियन करेंसी, इंडियन रुपए की जो वैल्यू है, यानी कि हमारी वैल्यू डॉलर के सामने बहुत ज्यादा कम है, 82 जब इंडियन रुपी होंगे तब हमारे जाकर के उन $1 के बराबर आता है। ठीक है, तो ऐसा सोच कर देखिए, जब आपके पास 39 है, अब हर किसी ने अपने हिसाब से करेंसी अलग सेट कर रही होगी अपने आप को सुपीरियर रखने के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से कोई लोगों में जो ट्रेड भी होना होगा वो भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है,
और ज़्यादातर कंट्रीज़ क्या हो चुकी होंगी, ज़्यादातर जो स्टेट्स 13 स्टेट्स में से, वो एक-दूसरे के कर्ज़वान हो चुके होंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस हो रहा था कंट्रीज़ को, ठीक है? फिर लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये ज़ोल्वेरिन बनाया और उसके बाद में टैरिफ बैरियर्स को हटाया। जैसे कि आप इंडिया के केस में देखें, तो इंडिया में जब हम आज़ाद होते हैं 1947 के अंदर, तो उसके बाद में हमारी जो कंपनीज़ थी, उनको ग्रोथ की बहुत ज़्यादा सख्त आवश्यकता थी। और हमारी कंपनी तभी ग्रो कर पाती जब हम बाहर की कंपनियों को आने ना दें। क्योंकि बाहर की कंपनी आएँगी, एक तो कॉम्पिटिशन स्टार्ट करेंगी, दूसरा हम ऑलरेडी बहुत पुअर थे और उसमें वो लोग कहाँ पे स्टैंड कर पाएँगे। तो इसी वजह से हमने क्या किया था, टैरिफ बैरियर्स लगाए हुए थे। लेकिन आगे चल के टैरिफ बैरियर्स हमें नुकसान पहुँचाते हैं, जिसके चलते 1991 के अंदर उस समय के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, मनमोहन सिंह, वो क्या कर लेके आएँगे, एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आते हैं। लिबरलाइज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? जिसके बारे में हम इकोनॉमिक्स में बात करेंगे। नाउ अब यहाँ पे बात आएगी अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, ठीक है? नेपोलियन की डेथ के साथ में ही जो 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी, उसमें किसकी डेथ हो जाती है? नेपोलियन की, ठीक है? अब यूरोपियन जो गवर्नमेंट थी वो क्या चाहती थी? दे वर ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। नाउ व्हाट डू मीन बाय द टर्म कंजर्वेटिज्म? सो कंजर्वेटिज्म मतलब होता है अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस a political philosophy that stressed the importance of tradition, established institutions and customs, and preferred gradual development to quick change. यानी इनके अकॉर्डिंग ये लोग जो पुरानी परंपराएं थी उन्हीं को फॉलो करना चाहते थे, ठीक है? और अगर आप हमने ना क्लास 9th के चैप्टर सेकंड के अंदर रशियन रेवोल्यूशन में हमने देखा हुआ है, ये चीजें देखी हुई है कि वहां पर फर्स्ट जो चैप्टर शुरू होता है तो उसके नीचे वाले पैराग्राफ में ही डेफिनेशंस गिवन है, लिबरल की, रेडिकल की एंड कंजर्वेटिव्स की, ठीक है? तो कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? जब आप किसी चीज को बचाते हैं, आप बचाओगे किससे? जो चीज ऑलरेडी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है? यानी कि सपोज कीजिए आपके पास में चॉकलेट है, अब या तो आप उसको फटाफट खा जाओ, ठीक है? या फिर आप क्या कर सकते हैं, आइसक्रीम ले लीजिए, चॉकलेट, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, या तो आप उसको एक बार में खा सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप एक बार में खा लो तो फिर नेक्स्ट टाइम आपके पास बचेगा क्या? या फिर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा-थोड़ा उसमें से यूज़ करें ताकि वो मतलब कि काफ़ी लंबे समय तक चलता भी रहे और ज़्यादा कोई मतलब सबके हिस्से में भी आता रहे, ठीक है? तो ये क्या होता है, कंज़र्वेटिव्स। कंज़र्वेटिव जो थे ये पुराने ट्रेडिशंस पे, पुराने कल्चर को कंज़र्व करना चाहते थे और ये वो चाहते थे कि चेंज आए, लेकिन चेंज कैसा आए? ये बहुत ही ग्रेजुअल चेंज है, यानी कि स्लो पेस पे चेंज है। अचानक से जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, एक 14 जो 1789 को रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। ऐसे चेंजेस उनको नहीं चाहिए थे और 2-3 साल में सारी सत्ता वगैरह सब चेंज हो जाती है। ठीक है? ऐसे चेंजेस उन्हें नहीं चाहिए थे, उन्हें चाहिए थे चेंजेस हों लेकिन ग्रेजुअल चेंज हो, यानी स्लो पेस पे चेंज हो। ठीक है? ताकि लोगों को भी एडजस्ट करने का टाइम मिले। अब कंजर्वेटिव्स किस पे बिलीव करते थे? एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की। अब देखिए 1815 में जैसे नेपोलियन हारता है, तो नेपोलियन के हारने के बाद में क्या होगा, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं, किनके? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। ये वो 4 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने नेपोलियन साथ में लड़ाई की थी। अब इन चारों कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ मिलेंगे? वियना के अंदर, और फिर वहाँ वियना में जब ये लोग मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ वियना, कांग्रेस ऑफ वियना, पीस ट्रीटी ऑफ वियना, ये इन सब नामों से उसको जाना जाता है। ठीक है? अब ये लोग चाहते क्या थे? ये लोग चाहते थे कि जो ओल्ड आपकी मोनार्की थी, द चर्च थे, सोशल हायरार्की थी, प्रॉपर्टीज थी, फैमिली, और जैसे फैमिली चलती थी वैसे सिस्टम क्या हो जाए, वापस आ जाए, ठीक है? मोस्ट कंजर्वेटिव हाउएवर डिड नॉट प्रपोज टू रिटर्न ऑफ सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। प्री रेवोल्यूशनरी डेज मतलब कि यानी कि 1789 से पहले वाले टाइम पीरियड में जहाँ तक अब कंजर्वेटिव्स में ना ज्यादातर वो नहीं थे कि भाई हम बिल्कुल इसमें 1789 से पहले जो ओल्ड रेजिम था, अ टर्म गिवन टू पीरियड बिफोर 1789, उसमें चले जाए, नहीं। वो चाहते थे कि भाई कुछ हद तक लोगों को राइट्स दे दो, लेकिन मोनार्क को लेके आओ, चर्च की बात मानो और सोशल हायरार्की को मेंटेन करो, ठीक है? उसके बाद में इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर, अब पावर कौन-कौन से? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, मेट एट वियना टू ड्रॉ अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। अब देखिए नेपोलियन ने आधे ज्यादा यूरोप पे कब्जा कर लिया था, जिनमें इन देशों के भी कुछ-कुछ हिस्से आते थे। तो इन्होंने क्या सोचा था कि भाई अब कैसे हमें इस कंट्री को आगे, इस कॉन्टिनेंट को आगे कैसे मूव ऑन करना है, कैसे हम यहाँ से आगे चलेंगे और नेपोलियन जो-जो किया उसको कैसे हम अंडू करेंगे, वो सब हमें देखना है, ठीक है? इस
ये जो कांग्रेस हुई थी, ये होस्ट किसने की थी? तो ये ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने होस्ट की थी। अब ये जो आपके ड्यूक हैं मेटरनिच, इनको ना ज़रा ध्यान से इनका नाम देख लीजिएगा, बिकॉज़ ये आगे भी बहुत ज़्यादा बार इनका नाम आपको सुनने को मिलेगा एंड यहाँ से ना बहुत ज़्यादा आपके एमसीक्यूज़ बनते हैं और इवन डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा हू वाज़ मेटरनिच, ठीक है। अब इन्होंने किसको ड्रू अप किया? इन्होंने ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर। अब कौन-कौन चेंजेस हैं? सबसे पहला, द बर्बन dynasty which had been deposed before the French Revolution was restored to power. France lost territories that had annexed under Napoleon. ठीक है, यानी सबसे पहला काम क्या किया गया? सबसे पहले किया गया कि जो बर्मन डायनेस्टी थी जिसको हटा दिया गया था पावर से, उसको वापस से लाया गया। तो ये एक निशानी किसकी है? कंजर्वेटिज्म की, ठीक है। उसके बाद में जो जो एरियाज किसके अंडर में थे? नेपोलियन के अंडर में थे, उन सभी एरियाज को वापस दिया गया, ठीक है। उसके बाद में जो फ्रांस है, अब फ्रांस के जो आसपास वाला एरिया है ना, फ्रांस का जो मान लो ये फ्रांस है, तो इसके पास में, इसके ऊपर वाले एरिया में, इसके ऊपर वाले एरिया में, इधर, इसके इधर एंड इसके इधर, इधर क्या किया गया? इंस्टेड ऑफ लेइंग दिस लैंड एम्प्टी, यहाँ पे मतलब कि शहर बसा दिए गए। इन तीन एरियाज में शहरों को बसा देगा। अब यहाँ पे शहरों को बसाने से क्या हुआ? शहरों को बसाने से ये हुआ कि इन इन एरियाज में अगर ये देखो खाली एरिया होता और शहर कहीं पे मेन सिटी यहाँ पे होता, तो तब तक इन लोगों को पता चलेगा कि भाई किसने अटैक किया है। तब तक नेपोलियन आधे से कोई भी आधे से ज्यादा उनका एरिया कवर कर चुका, क्योंकि बिकॉज इन एरिया में कोई शहर है नहीं, ठीक है। अगर ओपन लैंड होगा तो उसको कॉन्क्रीट करने में भी आसानी होगी। छोटे-छोटे गाँव होंगे, उनको तो ईज़िली आसानी से कॉन्क्रीट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे शहरों को बसाया गया ताकि अगर उन पे अटैक भी होता है तो बहुत जल्दी क्या हो जाए, सूचना मिल जाए। और जहाँ पे शहर होगा वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बहुत कोई ना कोई टुकड़ी तो आर्मी की भी होगी, तो वो रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। ठीक है? अब ये कौन-कौन से शहर थे? सो thus the kingdom of Netherlands which included Belgium was set up in the north. Genoa added to the Piedmont. Piedmont यहाँ वाला एरिया आएगा, सार्डिनियन पिडमोंट हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इन द साउथ, Prussia was given in some important new territories on western frontiers, while Austria was given control of northern Italy. Okay, but the German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon were left untouched. अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, सबको उनका एरिया वापस मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे जर्मनी के जो 39 स्टेट्स थे उनको नहीं छेड़ा गया। और इन्हीं 39 स्टेट्स में प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम किसकी होगी कि भाई टैक्स बैरियर लगा हुआ था, राइट्स नहीं दिए गए थे, और फिर ये 39 स्टेट्स के लोग हैं जो ज़ोल्वेरिन और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जैसी चीजें करेंगे, और उसके बाद जाकर के 7 साल की लड़ाई के बाद में ऑटो वन बिस्मार्क की लीडरशिप के अंदर 1871 के अंदर आपका जर्मनी क्या हो जाएगा? यूनिफाई हो जाएगा। रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक एक वर्ड को नोटिस, रशिया को किसका पार्ट मिला था? पोलैंड का पार्ट मिला था। अब यहाँ पे ना एक चीज और, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ना, दैट इज अवर रोमांटिसिज्म, ठीक है। तो रोमांटिसिज्म में भी पोलैंड की जो लैंग्वेज थी पोलिश, उसको ना बिल्कुल दबा दिया गया था बाकी कंट्रीज। वहां पे तीन कंट्रीज ने किस पे कब्जा किया होता? पोलैंड के ऊपर, ठीक है। ऑस्ट्रिया, प्रूशिया एंड रशिया, एंड ये तीनों के तीनों देश अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे थे। किसको लैंग्वेज को दबाए थे? पोलिश को। लेकिन वहाँ के लोग कैसे अपने सॉन्ग्स का, डांसेस का यूज करके अपने आप को कैसे अपनी लैंग्वेज कैसे जिंदा रखते हैं, वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, कंजर्वेटिव regime set up in 1815 वर ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक यानी कि उनकी ताकत पर कोई भी अंकुश नहीं था, वो जैसा मन चाहते वो वैसा करते थे। ये लोग बहुत ज्यादा क्या होते थे? अमीर होते थे, ठीक। क्रिटिसिज्म ये सहन करना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया? इम्पोज सेंसरशिप लॉज। सेंसरशिप मतलब क्या होता है कि भाई आज से कोई भी इनके खिलाफ कोई भी गलत चीजें नहीं छापेगा, ठीक है। बुक्स वगैरह में कोई नहीं लिखेगा, और ना ही आपको ऐसा सॉन्ग, ऐसी कोई बुक, ऐसी कोई प्लेस करोगे जिसमें किसकी बात की जाए? लिबर्टी और फ्रीडम की बात की जाए, ठीक है। यानी इन सब चीजों को इन्होंने क्या कर दिया? पूरी तरीके से हटा दिया था, जो ऑटोक्रेटिक सरकारें थी। आप ये जो है ना, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे सभी लोगों ने अपने मुंह क्या कर रखे हैं? बांध रखे हैं, ठीक है। साइलेंस द फर्स्ट कमेंडमेंट ऑफ दिस लर्न सोसाइटी, यानी जो भी कुछ हो रहा हो, आपको सिर्फ क्या रहना है? चुप रहना है।
आप आवाज नहीं उठा सकते, इसलिए सभी लोगों ने अपने मुंह को बंद किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में अब हम आते हैं किस पे, द रेवोल्यूशनरीज। लेकिन कब तक कोई इंसान चुप रहेगा? बहुत अगर बहुत ज्यादा अति बहुत ज्यादा हो जाती है किसी भी चीज की, जैसे मैंने उस दिन भी आपको स्प्रिंग का एग्जांपल दिया, आप इसको जितना दबाते जाओगे ना वो उतनी फोर्स से ऊपर उठेगा। और यही काम कब होगा? अब होगा द रेवोल्यूशनरीज के अंदर में। सो रेवोल्यूशनरीज में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भाई एक तो जर्मनी। अब रेवोल्यूशनरी का मेन आइडिया क्या था कि उन्हें सबसे पहले तो अपोज करना था किसको, मोनार्कियल फॉर्म दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस, एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। लिबर्टी और फ्रीडम के लिए उन्हें फाइट करना था। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट वर द आइडियाज ऑफ रेवोल्यूशनरी, तो उनके आइडियाज क्या थे? लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करना और क्या बनाना? नेशन स्टेट्स को बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे जिप्सी मैज़िनी की, जो कि एक बहुत ही फेमस इटालियन कौन कौन होंगे यहाँ पे रेवोल्यूशनरी होते हैं। अब मैज़िनी का जन्म कहाँ पे होता है? तो मैज़िनी का जन्म होता है गेनोवा इन 1807। ठीक है, हैड बिकम मेंबर ऑफ। अब सबसे पहले तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका ना बचपन से एक एम था और इसने ना एक बात बोली थी। इसके अकॉर्डिंग जो गॉड है, ठीक है, गॉड ने क्या बोला है कि गॉड ने के खुद के इंटेंट है क्या करने के, दैट नेशंस आर टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, कि हमें सभी देशों को क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। इसीलिए हमने सबसे पहली पिक्चर देखी थी फ्रेडरिक सौरा द्वारा जो बनाई गई थी, उसमें भी जीसस क्या कर रहे हैं? ब्लेस कर रहे हैं जो जितने भी कंट्रीज हैं। ठीक है, यानी कि मैजनी ने भगवान का सहारा लेते हुए ये बात बोली थी, भगवान खुद चाहते हैं कि हम सब लोगों को अब क्या होना होगा? एक होना होगा। और इस एक को कर खुद को एक करने के लिए अब इटली बारे में आगे भी पढ़ेंगे कि इटली के अंदर इटली ना 7 हिस्सों में बटा हुआ था, 7 स्टेट्स में बटा हुआ था। अब हर किसी का अलग रूलर था और अलग बाहर के भी रूलर्स थे उनके, कोई ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंडर में था, कोई हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था, कोई बर्बन डायनेस्टी स्पेन के अंडर में था। ठीक है, तो ये अलग-अलग एरियाज़ के अंडर में थे। अब अगेन वही सेम प्रॉब्लम कि भाई लोगों में एक वो नहीं होंगे, एक नहीं थे। अगेन वहाँ पे टैरिफ बैरियर्स थे, राइट्स वगैरह थे नहीं। अब ये क्या कर सबसे पहले ना, अब इस टाइम पीरियड में ना जब सेंसरशिप लगा दी गई थी और ऐसे मतलब कोई भी अगर कुछ भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलता तो उसको बंद कर देते। ऐसे टाइम पे काम आती थी सीक्रेट सोसाइटी। ये सी जैसे कि हमने 1893 के अंदर जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं, ये पहली बार गणेश चतुर्थी को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब गणेश चतुर्थी कहने को तो क्या है, एक फेस्टिवल है, बट वो एक सीक्रेट मीटिंग का भी प्लेस होती थी जहाँ पे जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे इंडिया की आज़ादी के लिए, वो सभी मिला करते थे। ठीक है, सबसे पहले जो मैज़िनी होता है वो खुद एक ऐसी ही सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा बनेगा जिसका नाम क्या होगा? कार्बोनेरी। एंड लेटर ऑन ही grew up making his own two underground societies, first Young Italy in Marseilles and then Young Europe in Bern. ठीक है, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and German states. यानी कि सिर्फ एक देश के नहीं, अलग-अलग देशों से लोग आए हुए थे कि किसी तरह ये जो नेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट है इसको बिल्ड किया जाए, लोगों में एक मतलब कि आक्रोश पैदा किया जाए और लोगों में एक जुनून पैदा किया जाए कि कैसे हम सबको अब क्या करना होगा, फाइनल जाकर के एक होना होता है। अब इटली जो था वो एक पैचवर्क था। पैचवर्क यानी कि पैच क्या होता है कि एक मन जैसे कि आपने किसी पीछे गरीब के कपड़े देखे हो, एक कपड़ा यहाँ पे लगा हुआ होगा अलग रंग का, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, ऐसा पैचवर्क था। ठीक है, और पूरा क्या है एक इटली, लेकिन अलग-अलग पैचेस में था, अलग-अलग लोग इसको क्या करते रूल कर रहे थे। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग अगर हमें इटली को ग्रेट बनाना है, अगर हमें इटली को बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट कंट्री बनाना है, तो हमें सबसे पहले तो अलायंस बनाने होंगे दूसरे देशों के साथ में। और ये कब पॉसिबल है? जब हम क्या हासिल कर लें? लिबर्टी को हासिल कर लें। और इन मैज़िनी के इन्हीं विचारों की वजह से अब लिबर्टी कब मिल सकती है? जब आप किसको ओवरथ्रो करोगे? किसको अपोज करोगे? मोनार्की को। और लेके क्या आओगे आप? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लेके आओगे। और मैज़िनी के जो 2 विचार होते हैं, मोनार्की को ओवरथ्रो करके डेमोक्रेसी लेके आना, इन्हीं वजह से मेटरनिच ने मैज़िनी को क्या बताया था? द मोस्ट डेंजरस एनिमी टू ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, कि हमारा जो सोशल ऑर्डर है उसका सबसे खतरनाक, उसको अगर किसी से सबसे ज्यादा खतरा है तो किससे है? आपका मैज़िनी से खतरा है। क्योंकि इनके सोशल ऑर्डर में क्या था? इनके सोशल ऑर्डर के अंदर मोनार्की थी, कंजर्वेटिज्म था। लेकिन मैज़िनी क्या चाहता था? उस मोनार्की को ओवरथ्रो करके लोगों को क्या देना चाहता था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहता था, उनको राइट्स देना चाहता था। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी का हम कल की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।